दोस्त, इजराइल को हमास की धुलाई करते हुए आज कई दिन बीत चुके हैं, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। लेकिन अभी तक किसी भी अरब कंट्री ने पैलेस्टीन से भागे हुए रेफ्यूजीज को अपने देश में शेल्टर देने की हिम्मत तक नहीं करी। अपने देश में ये लोग झंडा उठाकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मगर किसी के पछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि कोई देश आगे आकर फिलिस्तीनियों के सामने ये कहे कि हम आपको शेल्टर देंगे। किसी किसी देश ने तो डर के मारे अपने बॉर्डर में कंक्रीट की बैरियर्स तक को लगा दिया ताकि ये रेफ्यूजीज उनके देश में ना घुस पाए। अब ये लोग इसके पीछे तरह तरह के बहाने बना रही है। कोई कह रहा है कि इन रेफ्यूजीज को अपने देश में लेने पर अपने देश की ही इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगी। कोई पर कुछ अरब देशों का मानना है कि फिलिस्तीनी लोग अगर उनके देश से चले गए तो इजराइल उनके लैंड को हड़प कर एक नई स्टेट के लिए उनकी जो मांग है उसे रद्द कर देंगे। और भी तरह तरह के एक्सक्यूज ये लोग बना रहे हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का असली रीजन बताऊं। ये सभी के सभी अरब देश इजराइल से थर-थर कांपती है। किसी भी देश की हिम्मत तक नहीं है कि इजराइल के खिलाफ खुलकर जंग लड़ने जैसा कोई बात कह सके। तो अब सवाल यह है कि एक ऐसा देश जो कि साइज में हमारे मणिपुर से भी छोटा है, जिसकी पॉपुलेशन महज 9.3 मिलियन के आसपास है, जो कि हमारे कैपिटल दिल्ली की पॉपुलेशन का 1/4 है, जिस देश में सिर्फ 5 नदियां हैं, मतलब रेगिस्तान ही रेगिस्तान, और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, उससे आखिर इतने सारे देश क्यों डर रहे हैं? क्यों, चाहे वो भारत हो। हम दो देशों के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भले 25 साल हुए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत और इजराइल कई 100 साल से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। या फिर यूएसए। The United States stands with Israel. My friend Prime Minister Narendra Modi, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। सभी देश इजराइल के साथ एक अच्छी संबंध रखना चाहते हैं, पर क्या कारण है कि अरब देशों के पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सभी के सभी देश एक पप्पू बनकर ही रह गए। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो ये पूरा स्टोरी शुरू होती है 14 मई 1948 को, जब इजराइल के बनने के सिर्फ एक दिन बाद उस पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 देश मिलकर हमला बोल देते हैं, और इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान, 5 देश से लगातार सेनाएं इजराइल पर आते रहते हैं। अब एक ऐसा देश जिसको सिर्फ एक दिन पहले आजादी मिला, वो भला इतना सारे देशों के साथ कैसा वार लड़ सकता है? इसलिए जाहिर तौर पर हर किसी ने इस वार में अरब देशों की जीत की उम्मीद करी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एक बाजीगर की तरह इजराइल ने सबको सदमे में डालकर इन 5 अरब देशों को हरा दिया, और इसके साथ साथ वेस्टर्न जेरूसलम, ईस्टर्न गाजा और नॉर्दर्न एकर पर भी कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर आपके मन में भी एक सवाल आना कॉमन है कि इतने बड़े आर्मी और इतने हथियार के बावजूद भी अरब सोल्जर्स आखिर इजराइल से भाग क्यों गए? तो इसका एक ही रीजन है, और वह है इजरायलियों की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। मतलब ये लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने फिजिकल पावर का, क्योंकि जंग के दौरान ही इजरायली सोल्जर्स के पास सचमुच में बम खत्म हो गए थे, और इस समय एक इजरायली सोल्जर के दिमाग में गजब का आइडिया आया। उन्होंने बम की जगह सेल्सियस बॉटल्स का उपयोग करना शुरू किया। अब सेल्सियस बॉटल्स कुछ और नहीं बल्कि कांच के बॉटल्स है, जिसका इस्तेमाल सोडा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और जब इन बॉटलों को ऊंचाई से गिराया जाता है तब एक बॉम्ब गिराने जैसे ही आवाज निकलता है, और जब ये जमीन पर गिरता है तब उनमें से बहुत जोरदार साउंड आता है, मानो कि एक असली बॉम्ब को फोड़ा गया। अब इजरायली सोल्जर्स ने इन सब बॉटलों को इकट्ठा करके उसे फाइटर जेट से ले जाते थे और उन्हें पास के अरब इलाकों में गिरा देते थे, और ये बॉटल्स जब जमीन पर गिरते थे तब ये इतने शोर मचाते थे कि अरब सोल्जर्स को लगता था कि मानो ये लोग सचमुच में आसमान से बॉम्ब गिरा रहे, और इसके चक्कर में ये लोग दुम दबा उस इलाके से भाग जाते थे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इसी तरीके से जब 1967 में उन पर इजिप्ट, ईरान, सीरिया और जॉर्डन के द्वारा हमला किया गया, तब उन्होंने ऐसा खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि उनको पहले से ही इन देशों के वार प्लान पता चल चुका था। जब इजिप्शियन एयरफोर्स के पायलट्स टेक ऑफ के पहले अपने अड्डे में नाश्ता कर रहे थे, तभी इजरायली सोल्जर्स ने उनके हवाई अड्डे पर बमबारी किया, जिससे इजिप्ट के सभी एयरफोर्स खत्म हो गई, और उन्होंने सिनाई प्रायद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और इस खुफिया प्लान के शीर्ष पर थे इजराइल की फेमस मोसाद टीम, जिसके बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा। और इसी खुफिया दिमाग का इस्तेमाल करके इजराइल ने सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर इस वार को ही खत्म कर दिया और अपना जीत दर्ज किया। इसी तरीके से 1956 की द सुएज वार, 1973 की योम किप्पुर वार और 1982 की लेबनान वार, सभी में इजराइल ने अरब कंट्रीज के खिलाफ जीत हासिल करी। लेकिन इजराइल की इसी जीत हमारे सामने एक और क्वेश्चन खड़ा करके रख देती है। एक ऐसा देश जो कि अपने आजादी से बैक टू बैक वार लड़ता रहा है, वो आखिर कैसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है? तो इसका रूट कॉज छुपा है इजराइल की यूनिक एजुकेशन सिस्टम में। एक तरफ जहां हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, मतलब इतने हायर स्टडीज के बाद भी जहां हमारे स्टूडेंट्स को एक ढंग का जॉब नहीं मिल पाता। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फरीदकोट से। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का
सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। जहाँ हमारे यहाँ किसी किसी स्टूडेंट्स की फेवरेट सब्जेक्ट बैगन है। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। वहीं पर इजराइल की एजुकेशन सिस्टम सबसे यूनिक है। हमने पिछले 15 सालों में इतने इंजीनियर्स बनाया कि वो इजराइल की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 80% इंजीनियर्स कुछ काम के लायक ही नहीं है। जहां हमारे यहाँ इंजीनियर्स को आज तक कीबोर्ड और माउस के बारे में सिखाया जाता है, वहीं पर इजराइल जैसे डेवलप्ड कंट्री में ये लोग मशीन लर्निंग और AI जैसे लेटेस्ट कोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे इंजीनियर्स ग्लोबल मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है। इजराइल अपने एजुकेशन पे ऐसे तरीके से खर्च करता है जो कि बाद में जाकर उसे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। जैसे कि इजराइल के एक इंजीनियर ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इन्वेंट किया। इससे एक तरफ जहां फसलों में पानी की खपत 60% तक रिड्यूस हो गई, वहीं पर इनकी प्रोडक्शन 90% तक इंक्रीज हो गई। इसीलिए आज उनकी कंपनी नेटाफेम ग्लोबल ड्रिप इरिगेशन में 30% कंट्रीब्यूट करता है और अपने प्रोडक्ट को 110 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। इस ड्रिप इरिगेशन की वजह से आज इजराइल मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा हरा भरा देश है। यहाँ पर रेगिस्तान में भी ये लोग व्हीट, सनफ्लावर, एप्पल्स, ग्रेप्स, मैंगोज, ऑरेंज समेत तमाम चीजों का प्रोडक्शन करता है और यहाँ तक उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा इजराइल रिसर्च और इनोवेशन पर अपने पर कैपिटल GDP के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। आज इजराइल में 400 से भी ज्यादा R&D सेंटर्स है, जिनमें से IT, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विस सभी कैटेगरी की कंपनी शामिल है। आज इजराइल स्टार्टअप्स के मामले में US और UK के बाद 3rd पोजीशन में आता है, जहाँ 6000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स है। आज इजराइल हथियार एक्सपोर्ट करने में टॉप 10 कंट्री के अंदर शामिल है। यहाँ तक कि हमारे भारत 2017 में इजरायली आर्म्स का सबसे बड़ा कस्टमर था। इजराइल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% से भी कम है। लेकिन इन सभी के अलावा एक और चीज है जो कि इजराइल को शुरू से ही सपोर्ट करता रहा है, और वह है दुनिया भर में फैले ज्यूज लोग, स्पेशली USA में, जहाँ पर इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी लोग रहते हैं। ये लोग US में टॉप पोजीशंस पर है, कोई बिजनेसमैन है तो कोई नेता। न्यूयॉर्क में जेरूसलम से भी ज्यादा यहूदी लोग रहते हैं, और यही ज्यूज US की बड़े बड़े कंपनीज में, उनकी पॉलिटिक्स में, प्रशासन में भरे पड़े, जो कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। 1948 से आज तक इजराइल में जब भी कोई परेशानी देखा गया, तब यही ज्यूज लोग इजराइल की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा हो जाते हैं। इसलिए इजराइल में हमास के हमले के सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर US के फॉरेन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ तक खुद US के प्रेसिडेंट इजराइल पर आ गए। वहीं पर इसके उलट अरब देश, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का ढिंडोरा पीट रही है, वो ना ही इस वार में पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा है और ना ही उनके पास इजराइल से जंग लड़ने की हिम्मत है। अब मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे। इसका मतलब है पूरी दुनिया के मुसलमान भाई भाई है। किसी एक पर भी कोई संकट आया तो दूसरे मिल के उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अरब देश फिलिस्तीनियों को अरब मानते ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को डर है कि कहीं फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के चक्कर में खुद ही ना पेले जाए। कुछ देश जैसे कि इजिप्ट ने अपने बॉर्डर में कंक्रीट की बैरियर को लगा दिया ताकि फिलिस्तीन से भागे हुए लोग उनके देश में ना घुस पाए। जॉर्डन और लेबनान ने इन रेफ्यूजीज को लेने में साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक सऊदी अरबिया भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अब इसके पीछे के रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये सभी अरब देश इजराइल के हाथों इतने बार पीटे गए कि उनको और नहीं पिटवाना है। इजराइल बनने के बाद से हर एक दशक में इन सब देशों के साथ इजराइल का लड़ाई हुआ है, जिनमें से सभी में इजराइल की जीत हुई है। इसके अलावा इन अरब देशों को एक और डर है। ये लोग मानते हैं कि ये पैलेस्टीनी लोग जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। इनमें से 1970s की ब्लैक सितंबर डे एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब जॉर्डन के किंग हुसैन ने हजारों फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण दे दिया, तब ये लोग उल्टा जॉर्डन की किंग को मारकर जॉर्डन को ही पैलेस्टीन बनाने की प्लान तैयार कर रहे थे। मतलब जरा सोचिए दोस्तों, एक देश जो कि आपको सपोर्ट कर रही है, आप खुद ही उस देश को बर्बाद कर रहे हो। गजब बेइज्जती। इस वार को लेकर आपका क्या सोच विचार है, कमेंट में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।